दोस्तों, आपने कई ऐसी फिल्में देखी ही होंगी जो टाइम ट्रेवल पर बेस्ड होती है, और हो भी क्यों ना, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सालों से बहस चल रही है। और आप कभी न कभी ये तो जरूर सोचते होंगे कि काश हमें भी कहीं से कोई टाइम ट्रेवल मशीन मिल जाए और हम वक्त में आगे या पीछे जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। पर दोस्तों, क्या सच में यह इतना आसान है? हमारी आज की स्टोरी एक ऐसे ही रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जिसमें टाइम ट्रेवल करना एक शख्स के लिए कितना खतरनाक साबित हुआ, यह हमारी आज की इस वीडियो में दिखाया गया है। दोस्तों, उस शख्स की स्टोरी जानने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपके सामने ऐसी कोई मशीन आ भी जाए तो भी आप टाइम ट्रैवल करने की गलती तो नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, यह स्टोरी माइक मैक्रम की है जो अमेरिका के मिसौरी में रहता था। माइक ने 21 साल की एज में अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर वह जॉब के लिए इधर उधर भटकने लगा। लेकिन हर एडल्ट की तरह माइक को भी अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिल पा रही थी। हालांकि माइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रह चुका था, जिस वजह से उसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना काफी अच्छा लगता था। और इसीलिए जब लाख कोशिशों के बाद भी माइक को अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिली तो वह डिसाइड करता है कि वह अब अपने घर पर ही एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऐसा बनाएगा जिससे लोगों को उसकी अहमियत पता चल सके। दोस्तों, यह समय था 1995 का, जब माइक अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके जैकोब सिलेंडर नाम की एक डिवाइस बनाता है। डिवाइस का नाम बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस से लिया गया है, जिसमें जैकोब नाम का एक कैरेक्टर होता है जो अपनी ड्रीम में स्वर्ग तक ले जाने वाली एक सीढ़ी को देखता है। इस सीढ़ी को ही जैकोब लैडर कहा जाता है और यहीं से इस नाम को पिक करके इस डिवाइस को दिया गया है। दोस्तों, ये डिवाइस काम कैसे करती है, आइए इसके प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, इस डिवाइस में 2 कंडक्टिंग वायर्स होते हैं जिसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन दोनों ही कंडक्टिंग वायर्स को ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके वी शेप में अरेंज कर दिया जाता है ताकि ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सके। और इस डिफरेंस के क्रिएट होते ही यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में एक वायर से दूसरे वायर पर जंप करने लगते हैं, जो कि हमें एक इलेक्ट्रिसिटी आर्क की तरह दिखाई देता है, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, यह इलेक्ट्रिसिटी आर्क अपने आसपास के एयर को ऑर्गेनाइज कर देता है। दोस्तों, यहाँ हाई वोल्टेज की वजह से काफी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होने लगती है। दोस्तों, यह हीट ही इस आयोनाइज्ड एयर को ऊपर की तरफ ले जाती है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि यह इलेक्ट्रिसिटी आर्क ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल जैकोब लैडर की तरह। और इसीलिए इस डिवाइस को यह नाम दिया गया है। अब यहाँ माइक क्या करता है कि इस इलेक्ट्रिसिटी आर्क को कंटिन्यूअसली बनाए रखने के लिए वह एक मॉडिफाइड कॉम्पैक्ट डिस्क लेजर लेकर इसे इस डिवाइस के सर्किट के टर्मिनल की तरफ पॉइंट कर देता है। बट जब माइक इस पूरे प्रोसेस पर काम कर रहा होता है तो उसे एक हीट मार्क दिखाई देता है। इस हीट मार्क को देखकर उसके अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा हो जाती है और वह इस हीट मार्क वाली जगह पर एक शीट मेटल स्क्रू को रख देता है और सरप्राइजिंग स्क्रू वहां से कुछ सेकंड्स के लिए गायब हो जाती है और फिर अपनी ओरिजिनल जगह से कुछ दूरी पर मिलती है। माइक का मानना था कि वो स्क्रू जब गायब हुई थी उस समय उसने टाइम ट्रेवल किया था और इसीलिए माइक के मन में एक ऐसी टाइम ट्रेवल मशीन बनाने का ख्याल आता है जिससे एक पूरा इंसान टाइम ट्रेवल कर सके। और वो इंसान माइक खुद बनना चाहता था ताकि वो फ्यूचर में जाकर वहां से लॉटरी टिकट का नंबर जान सके और वापस आकर उस लॉटरी टिकट को जीत सके, ताकि उससे जो पैसे उसे मिले उससे वो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स कर सके। लेकिन टाइम ट्रैवल मशीन बनाने के लिए माइक को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी और बड़े पावरफुल ट्रांसफार्मर की जरूरत थी। बट उसे खरीद पाना माइक के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से आता था। अब माइक हर समय बस इसी सोच में रहता कि वो क्या करे जिससे वो अपने सपने को पूरा कर सके। और एक दिन माइक का ध्यान अपने घर के पास मौजूद लाइट और पावर जनरेटिंग स्टेशन के ट्रांसफार्मर पर जाता है और वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इनका इस्तेमाल करने का फैसला लेता है। लेकिन अभी भी उसके सामने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की समस्या थी, जिसके लिए वह अंडरग्राउंड वायरिंग करके पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी चुराने का जुगाड़ करता है। लेकिन एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ माइक का यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से उसे एरिया में ब्लैकआउट भी हो जाता है और उसकी वजह से ही 29 जनवरी
1995 को पुलिस माइक को अरेस्ट कर लेती है। माइक कोर्ट में जज के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिससे माइक को कुछ महीने के लिए जेल हो जाती है। जेल से निकलने पर माइक को कॉस्ट टू कॉस्ट नाम के एक रेडियो शो में बुलाया जाता है। माइक इस शो में अपनी अब तक की पूरी जर्नी को बताता है। वह बताता है कि किस तरह से पैसे की कमी होने की वजह से उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। इस शो के बाद माइक की हर तरफ चर्चा होने लगती है। इवन उसके एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत से लोग फंडिंग देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लोगों के सपोर्ट से अब माइक एक बार फिर से टाइम मशीन बनाने में जुट जाता है, बट इस बार वह सब कुछ लीगली कर रहा था। और करीब 1 साल के बाद यानी कि 1996 में माइक को फिर से कोस्ट टू कॉस्ट के एक शो पर बुलाया जाता है, जहां इस शो के होस्ट 8 बार माइक से टाइम मशीन का काम कहां तक प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में पूछता है, जिस पर माइक उन्हें बताता है कि अब बस 30 दिन में टाइम मशीन सबके सामने होगी। माइक साथ में यह भी बताता है कि उसने टाइम मशीन बनाने के लिए काफी मेहनत की है। उसने करीब 200 ऑब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट भी किया है। इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट में उसने हैमस्टर और ग्यूनिया पिग्स जैसे क्रिएचर्स को यूज किया है, और उनके इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान लगभग हर बार ऑब्जेक्ट अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद वो अपनी ओरिजिनल जगह से कुछ दूरी पर मिलते हैं। दोस्तों, माइक की यह सारी बात सुनकर आर्ट बेल के साथ साथ उस शो से जुड़े सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अब तक सिर्फ टाइम मशीन के बारे में सुना था। किसी ने भी अब तक टाइम मशीन को अपनी आंखों से नहीं देखा था, बट अब एक ऐसा शख्स उनके सामने बैठा था जो ये क्लेम कर रहा था कि बस 1 महीने में टाइम मशीन लोगों के बीच होगी। लोग उसे देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। दोस्तों, इस शो के कुछ दिनों के बाद साल 1997 में ही, जैसा कि माइक ने क्लेम किया था, उनका टाइम मशीन बनकर तैयार हो जाता है। माइक अनाउंस करता है कि वह टाइम ट्रैवल करने जा रहा है और वह अपने साथ अपना मोबाइल फोन भी ले जा रहा है। इस अनाउंसमेंट के बाद एक दिन एक न्यूज आती है जिसमें लोगों को पता चलता है कि माइक अब गायब हो गया है। दोस्तों, इस इंसिडेंट को आज लगभग 27 साल हो चुके हैं, लेकिन माइक का आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, माइक आज भी लोगों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, और यह मिस्ट्री उस समय और बढ़ गई जब माइक के गायब होने के बाद कोस्ट के एक शो पर लोगों के फोन कॉल्स के थ्रू अमेरिका के एक पुराने केस के बारे में बात उठती है। ये केस 1930 का था, जब अमेरिका के कैलिफोर्निया बीच पर पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है, और सरप्राइजिंग वह डेड बॉडी एक मेटेलिक ट्यूब के अंदर थी। उस डेड बॉडी की शक्ल सूरत भी काफी हद तक माइक से मिल रही थी। इवन उस डेड बॉडी के पास पुलिस को एक डिवाइस भी मिलता है जो 1997 के मोबाइल फोन से मैच करता है। बट 1930 में लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वो डेड बॉडी किसकी थी, वो मेटेलिक ट्यूब के अंदर कैसे पहुंची, उसके पास जो डिवाइस मिला था उसका उस डेड बॉडी से क्या कनेक्शन था। हालांकि माइक के गायब होने के बाद जब 1930 का यह केस लोगों के सामने आया तो लोग उस डेड बॉडी को माइक की डेड बॉडी बताने लगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि माइक ने सच में टाइम ट्रैवल किया था, बट वो तो फ्यूचर में जाना चाहता था, तो उसकी बॉडी पास्ट में कैसे पहुंच गई? क्या वो किसी टाइम लूप का शिकार हो गया था? दोस्तों, हम इंसानों को आज भले ही लगता है कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन आज भी साइंस के ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी सोच से परे हैं। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।